सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 9 इन्फ्लेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब मार्केट के अंदर प्राइस ज्यादा हो जाता है गुड्स और सर्विस का, मतलब लोग उस गुड्स और सर्विस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। राइज प्राइस इज डिफरेंट फ्रॉम हाई प्राइस। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें महंगे उसमें बेचने लगते हैं, जैसे एप्पल कंपनी है। अब जो एप्पल कंपनी है ना, इसके प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो नॉर्मली थोड़े से हाई रहते हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल कंपनी की वजह से इन्फ्लेशन आ गया, इसके प्राइस क्या है हाई, लेकिन राइज इन प्राइस क्या है? सपोज कोई पोटैटो है, ये 20 रुपीज पर केजी के रेट से बिकना चाहिए, लेकिन अब इसका प्राइस हाई हो गया, अब ये बिकने लगा ₹50 पर केजी के हिसाब से, लेकिन ये तो 20 के हिसाब से बिकना चाहिए। इन्होंने हाई इसीलिए नहीं करा क्योंकि इन्हें अपना ब्रांड बनाना था। एप्पल ने क्यों किया? एप्पल ने तो अपने ब्रांड बनाना था। पोटैटो का प्राइस इसीलिए हाई नहीं हुआ क्योंकि इसे वो ब्रांड बनाना था, इसकी कॉस्ट हाई हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हाई हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, पोटैटो का प्राइस हाई हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइज इन प्राइस। तो राइज इन प्राइस और हाई प्राइस अलग अलग होता है। Rise in price do not mean inflation but continuous rise in price non inflation। देखो अगर पोटैटो का प्राइस सपोज 20 से लेके एक बार हो गया ₹21, उसके बाद दूसरी बार हुआ 22, तो यहां पे इन्फ्लेशन हो गया? नहीं, 1-2 रुपए बढ़ा है, सिर्फ 1 या 2 बार बढ़ा है। लेकिन अगर ये रोज 1-1 रुपया बढ़ता जा रहा है, रोज 1-1 रुपया बढ़ता जा रहा है, तो क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअसली राइज होने लगा प्राइस में। 1-2 बार अगर प्राइस में राइज होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं आता, लेकिन अगर बार बार इन्फ्लेशन मतलब प्राइस के अंदर हाई होता रहता है तो क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन आ जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा, अभी वहां पे क्या आया हुआ है? बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? वहां पे सिर्फ 1-2 बार चीजों के प्राइस नहीं बढ़े, वहां पे क्या होता है, वहां पे रोज हर चीज के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन आ चुका है वहां पर। वी कैन मेजर इन्फ्लेशन इन टर्म ऑफ इन्फ्लेशन रेट। हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करता है? कितना इन्फ्लेशन आया, इस बार कितना आया, पिछले साल कितना था, इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग। इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर हम इसको बोलते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं? इन्फ्लेशन रेट और जीडीपी डिफ्लेटर सेम ही चीज होती है। जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई 100, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं इन्फ्लेशन रेट। अब देखते हैं इस चैप्टर का टॉपिक 2, इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहला होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस के अंदर हम क्या करते हैं? मेजर्स द चेंज इन होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस के अंदर क्या चेंज आता है? ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑन अ वीकली बेसिस एंड इंक्लूड्स ओनली गुड्स। देखो होलसेल प्राइस के अंदर हम क्या देखते हैं? होलसेल प्राइस के अंदर क्या क्या चेंज आया, उसकी वजह से देखते हैं हम कितना इन्फ्लेशन आया। अब होलसेल प्राइस के अंदर 2 चीजों के अंदर चेंज आ सकता है, एक तो गुड्स के अंदर चेंज आ सकता है और एक सर्विस के अंदर चेंज आ सकता है, लेकिन इसके अंदर हम क्या नहीं देखते? सर्विस नहीं देखते, इसके अंदर हम सिर्फ गुड्स की चीज देखते हैं। तो होलसेल प्राइस के अंदर हम क्या देखते हैं? होलसेल प्राइस में कितना ज्यादा और कम होने की वजह से कितना इन्फ्लेशन आया, और सेकंड चीज इसके अंदर हम सिर्फ गुड्स के बारे में देखते हैं। इसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब रिटेल प्राइस के अंदर, यहां हमने किसमें देखा था? होलसेल प्राइस के अंदर कितना चेंज आया, यहां हम कितना देखते हैं? रिटेल प्राइस के अंदर कितना चेंज आया ऑन मंथली बेसिस एंड इंक्लूड गुड्स और सर्विस। ऊपर हम क्या कर रहे थे? केवल और केवल गुड्स को इंक्लूड कर रहे थे, यहां पे हम गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे और सर्विस को भी इंक्लूड करेंगे। तीसरा जीडीपी डिफ्लेटर, जैसे हमने यहां पे पढ़ा जीडीपी डिफ्लेटर, इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जीडीपी तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है, क्या होती है? ओ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन कंट्री इन अ गिवन पीरियड, उसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इससे भी हम देख सकते हैं हमारे इन्फ्लेशन कितना आया कंट्री के अंदर। अब देखते हैं टॉपिक 3 क्या है? इंडियाज प्रॉब्लम फॉर प्राइस राइज। इस इंडिया के अंदर ये जो प्राइस राइज की प्रॉब्लम है ये कब से आई? देखो इंडिया इज फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ राइज प्राइस इन रिसेंट ईयर। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है। इट इज एन नॉट एन ओवरनाइट क्रिएशन। ये 1-2 दिन या 1-2 साल की वजह से नहीं आए, बहुत पुराने टाइम की वजह से आज ये चीजें आई है।
इट हैज बिल्ड ओवर एन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं आज 2023 में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्यों बढ़ रहे हैं ये 21-22 की वजह से? नहीं, ये पिछले 100 साल 200 साल में जो हमारी कंट्री के साथ हुआ उसकी वजह से आज ये प्राइजेस बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं टॉपिक 4, कॉजेस ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये जो राइज हो रहे हैं प्राइजेस, इनके कॉज क्या है, इनकी वजह क्या है? सबसे पहले डिमांड पुल फैक्टर, दूसरा कोस्ट पुश फैक्टर। सबसे पहले देखते हैं डिमांड पुल फैक्टर क्या होता है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, देखो लोगों के पास क्या है, मनी ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर ने क्या किया हुआ है, प्रोड्यूसर ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस को हाई किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ चुका है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गया। डेफिशिएंट फाइनेंस, डेफिशिएंट फाइनेंस मतलब मीन प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी नोट टू नीड फाइनेंशियल डेफिसिट। फाइनेंशियल डेफिसिट क्या होता है? जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है इनकम से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है इनकम से, तो हम उसे बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम इस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए इस इनकम को इंक्रीज करते हैं। इनकम को कैसे इंक्रीज करते हैं? करेंसी नोट को ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करके, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है। इसके बाद ब्लैक मनी, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी का भी सिस्टम होता है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट यानी कि जो लोन है वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। लोन ज़्यादा हो गए तो मनी क्या हो गई, पब्लिक के पास ज़्यादा हो गई। मनी ज़्यादा हो गई तो डिमांड भी ज़्यादा हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, प्राइस भी ज़्यादा कर दिया। कॉस्ट पुश फैक्टर, ये कौन सा था? ये था डिमांड पुल फैक्टर। मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की वजह से क्यों प्राइस हाई हुए, ये है कॉस्ट पुश फैक्टर। कॉस्ट में इंक्रीज होने की वजह से क्या हुए, प्राइस क्यों हाई हुए। इन एडुकेट एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो कहां से आता है, वो एग्रीकल्चर से आता है। तो जो भी एग्रीकल्चर का आउटपुट होगा वो क्या होगा, इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल होगा, इंडस्ट्रीज का इनपुट होगा। अब इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा महंगे में मिल रहा है, उनकी कॉस्ट क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो जो फाइनल गुड आएगा उसकी भी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद राइज इन एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे क्या करती है गवर्नमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसमें जो फार्मर्स हैं वो बेचारे बहुत गरीब वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर कोई चीट ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी जो फसल है उसको सस्ते में उन्हें बेचना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक फंक्शन लाती है। मतलब जैसे यहाँ पे पोटैटो है, तो ये पोटैटो जो है ना ये ₹20 से नीचे नहीं बिकेंगे, चाहे ये महंगा हो या सस्ता हो। ज्यादा बिक सकता है, 20 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 20 से कम कभी भी ये नहीं बिकेंगे। अब 20 से कम ये नहीं बिकेंगे मतलब कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कम से कम इतना तो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऐसी चीजें लाती है जिसकी वजह से क्या होती है, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। ग्लोबल इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो इन्फ्लेशन आता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर भी क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। राइज इन वेजेस, वेजेस राइज हो जाता है तो क्या होता है, वेजेस अगर राइज हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी राइज हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद फॉल्टी एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जो इंडिया के अंदर मैनेजमेंट है वो भी थोड़ा फॉल्टी है, वो भी इनएफिशिएंट है, जिसकी वजह से हमारे प्राइस हाई हो जाते हैं। पॉलिसीज उल्टी सीधी आ जाती है कभी कभी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर किसी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन्फ्लेशन हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कंट्री ग्रोथ और डेवलप हो रही होती है उसको क्या कर सकती है, हिंडर कर सकती है, यानी कि उनकी स्लो कर सकती है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम इन फेवर ऑफ रिच, देखो क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी को ना स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ता है, जो रिच हैं और जो पुअर है ये वाला सिस्टम हटाना पड़ता है, और जो ये पीपल्स हैं इनकी जो इनकम है ना, इनकी इनकम इक्वल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है कोई बहुत ज्यादा गरीब है, जो भी सब लोग हैं ना वो इक्वल इनकम के साथ जीने चाहिए किसी भी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी क्या रहती है, स्टेबल रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इन्फ्लेशन आ जाता है ना तो जो रिच है वो और ज्यादा रिच हो जाता है, और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिच, यानी कि रिच जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इसके बाद
कोस्ट प्लस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। एडवर्स इंपैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कितना हमने इंपोर्ट किया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया। सपोज एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है इंपोर्ट से, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट जो बाहर सामान मिल रहा है, हमारे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है यानी कि महंगा सामान मिल रहा है, लेकिन बाहर क्या मिल रहा है, बाहर सस्ता मिल रहा है, क्यों, वहां पे इन्फ्लेशन नहीं है। इसके बाद इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सपोज कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, इन्फ्लेशन आ गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो भी महंगी हो जाएगी, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो भी महंगी हो जाएगी। अब पढ़ते हैं टॉपिक 6 सजेशंस। इस इन्फ्लेशन से निपटने के लिए हमारे क्या क्या सजेशंस रहेंगे। चेक ऑन मनी सप्लाई, मनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मनी ज्यादा होती जाती है ना तो लोग डिमांड ज्यादा करने लगते हैं। जो मनी है ना ये कंट्रोल में रहनी चाहिए, पब्लिक के पास एक लिमिट तक मनी होनी चाहिए। इसके बाद इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी में इंक्रीज करो। इन्फ्लेशन आएगा तो भी कंपनी क्या कर लेगी, बियर कर लेगी, उसको इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद होल्डर्स जो होते हैं, स्मगलर्स जो होते हैं, ब्लैक मार्केटर्स जो होते हैं, इनके ऊपर पकड़ बनाओ। इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, अगर इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आ चुका है यानी कि इंडिया के जो डोमेस्टिक गुड्स है, जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, इनका प्राइस अगर हाई हो चुका है तो एक काम कर लो ना, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उनसे सामान मंगा लो, उनसे क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। क्यों, क्योंकि उनके जो प्राइस है वो तो कम है ना, हमारे इंडिया के अंदर ही तो इन्फ्लेशन आया है, तो क्या करो, इंपोर्ट कर लो एसेंशियल कमोडिटीज को, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके। इसके बाद कंट्रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे आपने सुना होगा राशन होता है, राशन मिलता है गरीब लोगों को, तो क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ने तो पैसे अलॉट कर दिए कि राशन बंटना चाहिए पब्लिक में, पब्लिक तक पहुंचे ही नहीं वो वाला राशन, क्यों, क्योंकि बीच में ही लोग ब्लैक मार्केट स्मगलर वगैरह जो है वो सारा पैसा खा गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, मेजर्स टू कंट्रोल प्राइस, यानी कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल, अभी हमने देखा कि अगर हमारे इंडिया के अंदर प्राइस हाई हो गए तो क्या कर लो, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने लगो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। चेक ऑन होल्डिंग, होल्डिंग मतलब लोग इकट्ठा करने लगते हैं, जमावदारी करने लगते हैं, सब चीजें इकट्ठा करके अपने वेयर हाउस में रख देते हैं, जब प्राइस हाई हो जाता है जब उसको सेल करते हैं, तो ऐसी चीजों पे रिडक्शन लाओ। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट, अगर हमारे इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ऐसा मत करो कि एक्सपोर्ट तुम इंक्रीज करो, एक्सपोर्ट को अभी रिड्यूस रहने लगो। क्यों, क्योंकि विदेश में कोई भी माल खरीदेगा ही नहीं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, यानी कि माल का प्राइस ज्यादा है, माल का प्राइस ज्यादा है तो विदेश में कोई क्यों खरीदेगा, हम खुद इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं उनसे। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन में इंक्रीज करो। अगर इन्फ्लेशन आता भी है, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो लोगों की इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर इन्फ्लेशन आता भी है, प्राइस हाई भी हो जाता है, तो लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज है, तो प्राइस हाई होने की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे पास कुछ मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा है कैसे। इंक्रीज इन बैंक रेट, सबसे पहले देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। जो आरबीआई होती है वो पैसा देती है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। अब कमर्शियल बैंक्स को अगर आरबीआई पैसा दे रही है तो उनसे इंटरेस्ट भी लेगी एक्सचेंज में, तो क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंक रेट। जो आरबीआई पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, जब कमर्शियल बैंक से वापस लेती है इंटरेस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। अब सपोज ये बैंक रेट ज्यादा हो गया, बैंक रेट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। कैसे होगा, देखो ये बैंक रेट है, अब ये जो बैंक रेट है ये ज्यादा हो गया, सपोज बैंक रेट ज्यादा हो जाएगा तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कमर्शियल बैंक से ज्यादा पैसे लेने लगेगी, ज्यादा पैसे लेने लगेगी। कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक ये जो पब्लिक है इसको पैसा ना देके आरबीआई को पैसा देने लगेगा। अब आरबीआई को पैसे देगा तो क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा। सपोज कमर्शियल बैंक का सारा पैसा कौन ले गया, आरबीआई ले गया, मतलब कमर्शियल बैंक अब लोन क्या देगा, कम देगा। लोन कम देगा तो पब्लिक के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा, पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी क्या आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगी। इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं ना, उसमें से कुछ डिपॉजिट वो किसके पास रखने पड़ते हैं, आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, जैसे 20%। अब क्या होगा, LRR इंक्रीज हो गया, यानी कि लीगल रिजर्व रेशो क्या है, इंक्रीज हो गया यानी कि पहले 20% रखना पड़ता था, अब 30% रखना पड़ेगा। पहले लोन कितना दे सकते थे, लोन दे सकते थे 80%,
अब कितना दे पाएंगे, अब दे पाएंगे केवल 70%। तो क्या होगा, यहाँ पे LRR इंक्रीज हो जाएगा तो लोन कम हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा, पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन क्या आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और लास्ट चीज भी हमारे पास होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, जो गवर्नमेंट रिवेन्यू होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। मतलब कि जो हमारी इनकम है गवर्नमेंट की वो क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, एक्सपेंडिचर से, जिससे कि अगर इन्फ्लेशन आता है तो कंट्रोल क्या कर, गवर्नमेंट क्या कर सके, उस प्राइस को कंट्रोल कर सके।